नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। मैं शैलेंद्र सिंह लेकर के आ रहा हूं संजीवनी सीरीज के अंदर DSSB से संबंधित कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो कि ना केवल DSSB में लेकिन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो फटाफट से क्लासेस के अंदर ज्वाइन कर जाएं, लाइक का बटन दबा दें और फटाफट से क्लासेस के इन धमाकेदार क्वेश्चन सेशनों के लिए तैयार हो जाएं। अपने आप को एवेल्युएट करना है, हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव को कंट्रोल करना है, पॉजिटिव को आगे बढ़ाना है। अपकमिंग एग्जाम जस्ट आपके नाक के सीध में खड़ा हुआ है, नॉर्थ सेट प्रीलिम्स का, तो तैयार हो जाइएगा संजीवनी की सीरीज के साथ में इसको तोड़ने के लिए, निस्नाबूद करने के लिए। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। बच्चों यहां पर आपका पहला क्वेश्चन अवेलेबल है, द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द क्रिटिकल फेज ऑफ द नर्स पेशेंट। देखो बेसिक क्वेश्चन है, एक दो दिन पहले मैंने आपको इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस भी किया था। द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द क्रिटिकल फेज ऑफ द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, मैंने एक दो दिन पहले आप लोगों को इसके बारे में बताया था और बताया था कि यहां पर क्वेश्चन डेफिनेटली अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर बोले NPR नर्स पेशेंट रिलेशनशिप या नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, एक ही बात होती है। और यहां पर मैंने आपको बताया था कौन कौन सी फेजेस होती है, तो याद रखना है प्री इंट्रोडक्शन फेज। कौन कौन सी फेजेस होती हैं? प्री इंट्रोडक्शन फेज, प्री इंट्रोडक्शन फेज, प्री इंट्रोडक्शन फेज, प्री इंट्रोडक्शन फेज। नेक्स्ट नंबर पे होता है इंट्रोडक्शन फेज, नेक्स्ट नंबर पर है इंट्रोडक्शन फेज, नेक्स्ट नंबर पर है वर्किंग फेज, वर्किंग फेज, और फाइनली है टर्मिनेशन फेज। इस प्रकार से टर्मिनेशन फेज, इस प्रकार से फेजेस होती है। इसके अंदर प्री इंट्रोडक्शन को ओरिएंटेशन भी बोल देते हैं, प्री ओरिएंटेशन, और इंट्रोडक्शन को ओरिएंटेशन बोल देते हैं। मैंने यहाँ पर कई चीजें आपको डिस्कस करवाई थी, शॉर्ट रिव्यू में मैं बताने की कोशिश करूंगा। प्री इंट्रोडक्शन फेज के अंदर मैंने आपको बताई इसकी वीकनेस बेटा। तो वीकनेस के अंदर आपसे पूछा जाए तो वीकनेस बोलेंगे एंजाइटी। सारे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं एज इट इज मिलेंगे आपको। अगर क्वेश्चन उठता है तो यहां से कवर करेंगे और बाहर नहीं जाएगा। तो यहां पर प्री इंट्रोडक्शन फेज की अगर बात करें तो वीकनेस अगर पूछे तो वो होगी एंजाइटी। एंजाइटी कौन करेगा? याद रखिएगा, एंजाइटी करेंगे नर्सिंग ऑफिसर, मतलब हम लोग। समझ रहे हैं बात को? अब बात करें कि अगर इसमें वर्क क्या होगा, प्री इंट्रोडक्शन फेज का वर्क क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए डाटा कलेक्ट करना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डाटा कलेक्ट करना। प्री इंट्रोडक्शन या प्री ओरिएंटेशन फेज का क्या होता है? वर्क होता है। दूसरे नंबर पर आता है इंट्रोडक्शन फेज। इंट्रोडक्शन फेज का वर्क कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और मैं बोलूं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसकी वैकेंसी अभी खुली भी हुई है 2013, 15 और 19 तीनों सालों के अंदर, 2013, 15, 19 तीनों सालों के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, और वो है रैपोर्ट बिहेवियर। रैपोर्ट 12 के अंदर तो पूछा गया, रैपोर्ट का मतलब क्या होता है? 2012 के अंदर तो पूछा गया RAPPORT, रैपोर्ट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल गुड फ्रेंडशिप, मैत्रतापूर्ण व्यवहार। मैत्रतापूर्ण व्यवहार, एक गुड फ्रेंडशिप कंडीशन क्या होती है? रैपोर्ट बिहेवियर होता है। और नर्स और पेशेंट के मध्य में जो गुड फ्रेंडशिप बनती है वो इंट्रोडक्शन फेज के अंदर बनती है। और यहां पर आप लोग पूछते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यस और नो के क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर पे वर्किंग फेज। अगर आप लोगों से पूछे वर्किंग फेज में वर्क क्या होता है, वर्किंग फेज में वर्क क्या होता है, शॉर्ट समराइज कर रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए वर्क है आपका टेंशन का मालूम करना, मेन जड़ क्या है प्रॉब्लम की वो मालूम करना। इसके लिए आप लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, वृद्ध समग्र क्वेश्चनों को पूछते हैं। टर्मिनेशन फेज कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी वीकनेस क्या होती है, तो वीकनेस क्या होती है? एंग्रीनेस। क्या होती है? एंग्रीनेस। कौन करता है एंग्रीनेस? कौन करता है एंग्रीनेस? तो याद रखना पेशेंट करता है। पेशेंट बेचारा अकेला हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, आप लोग आए उसके पास में बातचीत करी, उसका डाटा कलेक्ट किया, उससे बातचीत करके चले गए। अब उसने तो सोचा हम दोनों की दोस्ती हो चुकी है, तो आप बार बार आएंगे उससे बात करेंगे, वो आपसे बातों करने की कोशिश करेगा, आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे, तो इस कंडीशन में पेशेंट को आएगा गुस्सा, और गुस्से को अपन यहां पर रखते हैं वीकनेस, टर्मिनेशन। अगर पूछा जाए वर्क क्या रहेगा, तो याद रखना वर्क आपके पास में रहेगा समराइजेशन। क्या रहेगा? वर्क समराइजेशन। और अगर पूछा जाए कि अगर आपसे के यहां पर NPR की वीकनेस, तो आपको याद रखनी ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस, दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी थी। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, देखेंगे। द मोस्ट डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल फेज,
डिफिकल्ट है और क्रिटिकल फेज है। अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है नर्स और पेशेंट के बीच में, और अब आपका वर्क पूरा हुआ और आप उसको सबसाइड करेंगे, उसके क्वेश्चनों की एंजाइटी को रिजॉल्व नहीं करेंगे, आप अपने अनदर वर्क के ऊपर जाएंगे, तो इसमें नर्स को गुस्सा आएगा, और गुस्सा आना स्वाभाविक भी है। तो इसलिए बोलते हैं कि सबसे डिफिकल्ट जो फेज होती है वो होती है बेटा टर्मिनेशन फेज। याद रखना टर्मिनेशन फेज के वर्क क्या होगा, समराइजेशन, और वीकनेस क्या होगी, एंग्रीनेस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, जरूरी सूचना। बात करें उत्कर्ष हंगामा, यहां पर होली उत्कर्ष परिवार लेकर के आया है होली हंगामा 21 से 28 तारीख तक, 21 to 28 मार्च तक 90% डिस्काउंट के साथ में। आई अगेन रिपीट, उत्कर्ष परिवार लेकर के आया आप लोगों के लिए होली हंगामा 21 से 28 मार्च तक नर्सिंग के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आप लोगों को 90% तक का डिस्काउंट मिलना है। संग में सबसे बड़ी बात, सोने पे सुहागा चीज, और वो है 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो याद रखेंगे आप लोग, अगर आप लोगों का सपना है केंद्र सरकार के अधीनस्थ नर्सिंग ऑफिसर बनने का या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अधीनस्थ नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो फटाफट से उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करें और अपने मन चाहे कोर्स को परचेस करें अफोर्डेबल रेंज के अंदर। अब बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, प्री प्रोसीड्यूरल प्रिपरेशन ऑफ सिग्मोइडोस्कोपी। बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, प्री प्रोसीड्यूरल प्रिपरेशन ऑफ सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी की करने से पहले प्री प्रोसीड्यूरल प्रिपरेशन क्या होती है? फटाफट से करेक्ट आंसर देना है आप लोगों को। ऑप्शन ए एनीमा देना है, ऑप्शन बी एनपीओ रखना है, ऑप्शन सी इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब रखना है, ऑप्शन डी आस्क अबाउट द आयोडीन एलर्जी। देखो बेसिक चीज बात करने की कोशिश करें, एनपीओ नील पर ओएस की कंडीशन। सबसे पहले अरे यार एक तो एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन ही आ जाता है। एक तो होता है एनपीओ फुल फॉर्म क्या होती है, कई बच्चे जानते हैं कई बच्चे नहीं जानते हैं। लैटिन वर्ड के ऊपर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, वर्ड होता है नील पर ओएस। याद रखिएगा एनपीओ नील पर ओएस, एनबीएम नथिंग बाय माउथ, नथिंग बाय माउथ, दोनों टर्मों को याद रखिएगा। अब अपन बात करने की कोशिश करें नथिंग बाय माउथ, नथिंग बाय माउथ। अगर कोई भी गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ट्यूब दो जगह से डाल देंगे। नॉर्मल देसी भाषा में बात कर रहे हैं, ट्यूब मतलब मैं ट्यूब ही बोलूंगा, या तो मुंह से डाल देंगे या रेक्टम के थ्रू डाल देंगे। और यहां पर ऊपर मुंह से डालेंगे तो इसे आप क्या बोल देंगे, इसे आप क्या बोलेंगे? फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लोगों को क्लियर कट याद रखनी है इन चीजों के बारे में। यहां पर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी में अपन रेक्टम के थ्रू डाल रहे हैं ट्यूब को टू डिटेक्ट द एनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कंडीशन। तो डेफिनेटली अपन को यहां पर प्रियोरिटी पे एनीमा बिफोर द प्रोसीजर, एनीमा को क्लियर करना पड़ेगा, एनीमा बिफोर द प्रोसीजर। एनीमा देना है प्रोसीजर करने से पहले ताकि क्लियरली विजुअलाइजेशन हो। ऑप्शन डी की अगर बात करने की कोशिश करें, यहां पे ऑप्शन डी की बात अगर करने की कोशिश करें, आस्क अबाउट द आयोडीन एलर्जी, तो अच्छी तरीके से बच्चों याद रखना यहां पर किसी प्रकार का डाई का यूज नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का डाई का यूज नहीं हो रहा है, तो किसी भी प्रकार से आपको आयोडीन एलर्जी करवाने की जरूरत नहीं है। सिंपल बेसिक ट्यूब है, लोअर जीआई ट्रैक्ट की जांच के लिए आप लोग रेक्टम के थ्रू सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे, और यहां पर सिग्मोइडोस्कोपी करने से पहले एनीमा देना जरूरी है ताकि फीकल मैटर क्लीन हो जाए और क्लियरली विजुअलाइजेशन हो। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आप लोगों का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है? बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, नर्सिंग प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। देखो गौर से समझिएगा, यहाँ पर पीएनआई रख दिया, पीएनआई होते ही आपका पहले दिमाग में आना चाहिए एबीसी और कुछ नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन के बारे में क्या बात है। प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन यू आर इमीडिएटली पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी प्रीरियर विल बी। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? रिप्लेस एनजी ट्यूब every 2 hours, assess gag reflex prior to administration, administer oxygenation and administer order fluid and drug। देखो बेसिकली बात करें तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर, ये लिखा अपन ने पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर, पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट होते हैं तो उनके अंदर एक डॉक्टर साहब आते हैं और डॉक्टर साहब के गले में लगा होता है स्टेथोस्कोप, और वो आकर के देखते हैं यहाँ पर चेस्ट पे आसपास कुछ देखने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं बात को? हिसाब से तो उनको कौन से साइड से देखना चाहिए? देखो ये होता है आपके पास में स्टेथोस्कोप, क्लियर बात है, और ये होता है इसका
चेस्ट पीस, इस साइड को बोलते हैं डायफ्राम चेस्ट पीस, इसको बोलते हैं बेल चेस्ट पीस। क्लियर बात है। इसे बोलते हैं ट्यूब और इसे बोलते हैं बाइनोरल्स। क्या बोलते हैं? बाइनोरल्स। और यहां पर ये जो पीस हुआ वो हुआ ईयर पीस। ये आपके पास में स्टेथोस्कोप की स्ट्रक्चर होती है। ये डायफ्राम चेस्ट पीस हो गया, बेल चेस्ट पीस हो गया। डायफ्राम चेस्ट पीस हाई पिच्ड साउंड सुनने के लिए यूज में आता है। हाई पिच्ड बोले तो S1 S2 एग्जांपल के तौर पे, जिसके अंदर हाई वॉलेसिटी ऑफ ब्लड वॉल्यूम रनिंग होता है, उसको सुनने के लिए आपको हाई पिच साउंड को सुनने के लिए डायफ्राम चेस्ट पीस यूज करना है। बात करें बेल चेस्ट पीस की, तो बेल चेस्ट पीस यूज करते हैं लो पिच्ड साउंड सुनने के लिए, लो पिच्ड साउंड सुनने के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल बाउल साउंड। किसको? बाउल साउंड। अब जो आपके पास में डॉक्टर साहब आए हैं, वो पेशेंट में क्या देखेंगे? बाउल साउंड को असेस करेंगे, कहां कौन से पार्ट से सुनना चाहिए, कहां कौन से पार्ट से सुनना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बेल चेस्ट पीस से सुननी चाहिए डॉक्टर साहब को। ठीक है। अब यहां पर बाउल चेस्ट साउंड को सुनना है। अब आपको पता होना चाहिए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में पोस्ट एनेस्थेटिक इफेक्ट के कारण से पेशेंट के अंदर बाउल साउंड क्या होती है? एब्सेंट होती है। और यहां पर एक टर्म भी बनती है एग्जाम में, एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड। एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? यहां पर आपको फटाफट से करेक्ट आंसर देना है। बाउल साउंड एब्सेंट होती है, इसे क्या बोलते हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दें। फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दें। बाउल साउंड किसे एब्सेंस होना क्या कहलाता है? फटाफट से आंसर देना है सभी बच्चों को। बिल्कुल, यहां पर आप लोगों का करेक्ट आंसर उम्मीद होगा सही आया होगा, और बोलते हैं पैरालाइटिक इलियस। क्या? पैरालाइटिक इलियस। तो यहां पर जो डॉक्टर आएगा वो बॉल साउंड को असेस करेगा टू असेस द पैरालाइटिक इलियस। पैरालाइटिक पैरालाइटिक इलियस। कहीं पेशेंट को पैरालाइटिक इलियस तो नहीं है, कहीं पेशेंट में बाउल साउंड एब्सेंट तो नहीं है। अगर पैरालाइटिक इलियस की कंडीशन है तो साफ बोलना है कि पेशेंट को किसी भी कंडीशन में कुछ भी माउथ के थ्रू नहीं देना है, एनपीओ रखना है बिल्कुल नील पर ओएस, माउथ के थ्रू उसको कुछ भी नहीं देना है, एक चम्मच पानी भी नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने एक सिप वाटर भी दिया तो वह गैग रिफ्लेक्स की एब्सेंसी के कारण से गैस्ट्रिक में ना जाकर के या ईसोफेगस में जाकर के या एलिमेंट्री कैनाल में ना जाकर के ट्रैकिया में जाकर के एस्पिरेट कर देगा, पेशेंट का जो सरकारी आंकड़ा बन सकता है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि पेशेंट में एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए गैग रिफ्लेक्स को असेस करना है, पैरालाइटिक इलियस को असेस करना है। तो असेस द गैग रिफ्लेक्स पीरियड टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन, टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन। अब अगर आप लोग बोलें कि सर इसमें एबीसी की कहानी तो समझ में ही नहीं आई, तो वही तो थी, ए फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में एस्पिरेशन में देखने को करेंगे। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन है, ए कैंकर सोर ऑफ द ओरल सॉफ्ट टिश्यू इज नोन एज। बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट आंसर देंगे। यहां पर पूछा गया है कैंकर सोर ऑफ द ओरल सॉफ्ट टिश्यू इज नोन एज। अरे यार एक बात पूछे, ये कैंकर सोर होता है ना, इसका दूसरा नाम पूछ रहा है बेसिकली। इसमें क्या होता है? एट द बेस ऑफ द गम्स यहां पर सोर या फिर अल्सर का फॉर्मेशन होता है, और इस कंडीशन को कैंकर सोर बोलते हैं, या फिर एप्थोस और स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्थोस और स्टोमेटाइटिस। तो आपको याद रखना है कि कैंकर सोर इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या? कैंकर सोर इज ऑल्सो कॉल्ड एप्थस और स्टोमेटाइटिस की कंडीशन। यू वांट टू सी द डायग्राम। यहां पर आप देखेंगे कि कैंकर सोर की कंडीशन, क्या बोल रहे हैं आप लोग? कैंकर सोर की कंडीशन के अंदर कैंकर सोर की बात करने की कोशिश करें, कैंकर सोर की बात करने की कोशिश करें, तो ये आपके पास में डायग्राम अवेलेबल है कैंकर सोर का। ठीक है। और ये बेस ऑफ द गम्स पाया जाता है, एक प्रकार का अल्सरेशन पॉइंट होता है, बेस ऑफ द गम्स पाया जाएगा, और एक प्रकार का अल्सरेटेड एरिया होगा। क्या होगा? अल्सरेटेड एरिया होगा। इसे बोलते हैं अपन कैंकर सोर। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एप्थस और स्टोमेटाइटिस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑल द स्टूडेंट नोज वेल, एप्थस स्टोमेटाइटिस कंडीशन। ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, होली हंगामा 21 to 28 मार्च 90% डिस्काउंट भूलना मत, फिर मत बोलना चूक गए, प्लस 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के
साथ में। नेक्स्ट नंबर पर है बच्चों, नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है, क्या धमाका करने वाला है यह क्वेश्चन आप लोग के लिए। फटाफट से करेक्ट आंसर पुट करें। हेंजमान फ्रैक्चर रेफर्स टू, लेटेस्ट जो प्री नॉर्सेट्स, अभी जो नॉर्सेट का एग्जाम होने वाला है इसके अंदर आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि एम्स का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। हेंजमान फ्रैक्चर रेफर्स टू, क्या फ्रैक्चर ऑफ द क्लाविकल बोन को बोला जाता है, या फ्रैक्चर टू द C2 C3 पॉइंट। समझ रहे हैं, आपको एटलस एक्सिस पता है ना, फर्स्ट C पॉइंट, C1 C2 C3, तो यहां पर C2 C3 ट्रॉमेटिक स्पेंडोलिथिसिस को बोलते हैं, या फ्रैक्चर ऑफ द मेटाकार्पल्स बोन को बोलते हैं, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द मीडियन रेडियस। तो यहां पर एलिमिनेट करेंगे तो डेफिनेटली मेटाकार्पल बोन को नहीं बोलेंगे, मीडियल रेडियस का कोई वर्चस्व नहीं है। क्लाविकल बोन के बारे में सोच सकते हैं। तो मैं अगर आप लोगों से बात करूं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से बेसिकली आप लोग समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। यहां पर जो C2 और C3 पॉइंट होता है ना बच्चों, जो C2 और C3 पॉइंट इस पर स्पॉन्डिलाइटी पे आता है, तो यहां पर जो फ्रैक्चर होता है इस कंडीशन को अपन हेंजमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कई चीजें होती है, कई चीजें होती हैं जो कि डायरेक्टली कहां पर दिमाग में फिट होती है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। नेक रीजन पे C2 C3 पॉइंट जो होता है, C2 C3 जो पॉइंट होता है उस पर जो ट्रॉमेटिक इंजरी होती है उसी को स्पॉन्डिलाइथिसिस कहते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और मोस्टली रिपीटेड है, वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और 21 से 23 के बीच में 2 से 3 एग्जामों में पूछा गया, फेवरेट क्वेश्चन है एम्स का। तो हेंजमान फ्रैक्चर में व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट डिस्फेजिया। देखो सोच समझ करके आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी ना करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। डिस्फेजिया के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड, नॉट यूज्ड पूछ रहा है, सोच समझ करके आंसर देना है। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग कंडीशन डिस्फेजिया के अंदर आती है, और इसके अंदर आप कौन सा टेस्ट नहीं करते हैं ये पूछ रहा है। देखो सिंपल बेसिक चीज है कि जो निगलने में दिक्कत आती है डिस्फेजिया की कंडीशन में, इसमें क्या होता है, इनर लाइनिंग के और इसोफेगस की कंडीशन में क्या होता है, जो अपन की ट्यूब पाइप होता है उसके अंदर का कंस्ट्रिक्शन होता है। तो यहां पर अपन लोगों को कंस्ट्रिक्शन को, ऑब्स्ट्रक्शन को असेस करने के लिए बेरियम स्वैलो कहा जाता है। मैंने आपको बताया अपर जीआई ट्रैक के अंदर, अपर जीआई ट्रैक की अगर आपको जांच करनी है तो आपको बेरियम स्वैलो करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को, बेरियम स्वैलो करना पड़ेगा। और अगर आपको लोअर जीआई ट्रैक की जांच करनी है, लोअर जीआई ट्रैक की अगर जांच करनी है तो बेरियम का अनीमा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, बेरियम का अनीमा देना पड़ेगा। और इसके अंदर जो स्टूल का कलर होगा, चौल की स्टूल का कलर होगा, ये भी आपको याद रखना है। और बेरियम ही क्यों यूज करते हैं तो ये भी आपको बता देना है। आपको ही पता है सब चीजें कि बेरियम अपन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये 100% एक्सरेज का एब्जॉर्प्शन करके, ऑप्शन में आपको यही वर्ड मिलेगा, 100% एक्सरेज का एब्जॉर्प्शन करके बेटर टू बेस्ट विजुअलाइजेशन देता है, बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन देता है। क्योंकि एक्सरेज का ये जो पदार्थ है वो एक्सरेज का 100% एब्जॉर्प्शन करता है, यही आपको याद रखना है। अब बात करें लैरिंजोस्कोपी, बिल्कुल लैरिंजोस्कोपी करा जाएगा। अब बात करें मैनोमेट्री, मैनोमेट्री क्या होता है, मैनोमेट्री इज कंडीशन मीटर, मैनोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट, मैनोमीटर इज अ प्रोसीजर। मैनोमेट्री मतलब गैस्ट्रिक मैनोमेट्री कंडीशन, इट इज यूज्ड टू असेस द प्रेशर विद इन द ईसोफेगस और द गैस्ट्रिक या फिर अपर जीआई ट्रैक। अपर जीआई ट्रैक की लाइनिंग के अंदर प्रेशर को असेस करने के लिए गैस्ट्रिक मैनोमीटर यूज किया जाता है और प्रोसीजर को मैनोमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पर लैरिंजोस्कोपी करेंगे, मैनोमेट्री करेंगे। कोलोनोस्कोपी की क्या जरूरत है दोस्तों, डिस्फेजिया की बात कर रहे हैं तो कोलोनोस्कोपी करने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेट सिंपल सा था, नॉट पूछ रहा था, बेसिक आंसर था, करेक्ट आंसर दिया होगा बच्चों ने। और बिल्कुल डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं बात को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या धमाल करने वाला है, बेसिक क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर दें।
बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको करेक्ट आंसर देना। अब आप इसके अंदर भी क्या होंगे, कंफ्यूजन होगा आपको। आप जब इस क्वेश्चन को करने लगेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि पेपर के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग अगर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। आपको सिंपल तरीके से याद रखना है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के कारण कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के कारण से क्या होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। क्या होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। और अगर अपन बात करें, अगर अपन बात करने की कोशिश करें कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा और कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, बाकी की कंडीशन में वैगोटोमी के अंदर, फियर के अंदर, स्ट्रेस के अंदर, सबके अंदर क्या होगा, गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ेगी, बजाय के एब्डोमिनल डिस्टेंशन के अंदर। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अपने रेशनल्स को क्वेश्चन के हिसाब से मैनिपुलेट करना सीख जाना बच्चों। बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, डबल बबल साइन, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन, डबल बबल साइन। यहां पर बोला है कि बबल साइन इन द एक्सरे अगर किसी पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है। फटाफट से आंसर को दे, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। यहां पर आप लोग इमेज देख रहे होंगे, ये आपके सामने इमेज है, ये आपके सामने इमेज अवेलेबल है, और इसके अंदर क्या है कि दो बबल्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं बेटा, इसके अंदर दो बबल्स दिख रहे हैं। तो ये दो बबल्स अगर किसी पेशेंट के अंदर दिख रहे हैं तो वो किसको इंडिकेट करेगी, फटाफट से आंसर को पुट करें, क्या आंसर रहेगा आपका इस क्वेश्चन का। ये दो बबल्स दिख रहे हैं। अब तो मैं एमसीक्यूज भी नहीं दिखाऊंगा आप लोगों के लिए कि एमसीक्यू क्या करेंगे, आप डायरेक्ट आंसर दें। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो फटाफट से करेक्ट आंसर दे दें। क्या होता है, क्या होता है, यहां पर आप लोगों को करेक्ट आंसर देना है। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, तो आपको याद रखना है व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कॉन्जेनाइटल ड्यूडिनल एट्रेसिया, कॉन्जेनाइटल ड्यूडिनल एट्रेसिया, कॉन्जेनाइटल ड्यूडिनल एट्रेसिया, ड्यूडिनल एट्रेसिया। इसका मतलब अगर अपन बात करने की कोशिश करें, कॉन्जेनाइटली अगर अपन बात करने की कोशिश करें, इंटेस्टाइनल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में आफ्टर फीडिंग फर्स्ट 24 टू 36 आवर करीब पेशेंट के अंदर बाइलस या नॉन बाइलस वॉमिटिंग कर रहा है, और वहां पर जब आप इस पेशेंट का, इस बच्चे का, इस नियोनेट का जब आप एक्सरे परफॉर्म करवा रहे हैं तो वहां पर फ्लूइड फिल्ड, नॉट फ्लूइड बट फ्लूइड फिल्ड जो आपके पास में बबल्स देखने को मिलेंगे, उन कंडीशन को आप बोलेंगे डबल बबल साइन। तो डबल बबल साइन किसके अंदर देखने को मिलेगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर आर ऑप्शन डी, ड्यूडिनल एट्रेसिया की कंडीशन। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले हैं, तो अच्छी तरीके से तैयारी को अपना अंतिम रूप दे। एग्जाम आपके सामने है। एक बात याद रखना, हारा वही जिसने मान लिया और जीता वही जिसने ठान लिया। अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि मेरे को केंद्र सरकार के अंदर नौकरी लगनी है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो याद रखिएगा जिसने ठाना है वो जीतेगा भी जरूर, और जिसने मान लिया मेरे बस की नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मारे मारे मतलब मरे। यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि 100% जो मान चुका है मैं हार गया हूं तो वो तो हारेगा ही। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग को ड्यूडिनल एट्रेसिया होगा। क्लासेस पसंद आए, और पसंद आने से मतलब नहीं, अब तो एग्जाम का टाइम है, फटाफट से क्लासेस को लाइक भी करें बहुत बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है आप लोगों के लिए, बेसिक क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्लाइंट इज गेटिंग इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन, एक पेशेंट है जिसको प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं, प्रेडनिसोलोन मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं, कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन कंटिन्यूसली चल रहा है, इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट। अरे अच्छी तरीके से पता है, कई बार पेपर में आता है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं, प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं मतलब स्टेरॉइड टेक रहे हैं। क्या टेक रहे हैं, स्टेरॉइड दे रहे हैं। तो यहां पर क्या होने वाला है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फटाफट से करेक्ट आंसर को पुट करें। क्या करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों का, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दीजिए फटाफट से। सभी बच्चे फटाफट से करेक्ट आंसर प्रोवाइड कर दें। दो चीजें याद रखना, एक बूट साइन एक्सरे के अंदर और डबल बबल साइन, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आता है ना। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का बिल्कुल दे दिया होगा आप सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर, और वो रहेगा आपके सामने। क्या रहेगा, ऑप्शन बी, आवरली ब्लड शुगर लेवल को चेक करना है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आईवी इन्फ्यूजन पे प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड चल रहा है, और जिसके कारण से ब्लड ग्लूकोज वैल्यूएशन क्या हो जाती है,
बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, बी होगा। द करेक्ट आंसर आर बी ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, या बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच सर्जरी पार्ट ऑफ द स्टोमक इज रिमूव्ड एंड रिमेनिंग पोर्शन इज एनास्टोमोस्ट टू द ड्यूडेनम। ये लीजिए आप लोगों के पास में क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन जो पूछा गया है इसके प्रोसीजर का भी नाम बता दीजिए कि इस प्रोसीजर को बोलते क्या है। देखिए बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहां पर अगर अपन बात करने की कोशिश करें, मान लीजिए ये है आपके पास में ईसोफेगस, ये है आपके पास में स्टोमक, ये है आपके पास में ड्यूडेनम, ये है जेजुनम, ये है इलियम। समझ रहे, DJI, दीज आर द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर इस पेशेंट को ये क्वेश्चन के हिसाब से यहां पर ये क्या हो रहा है, अल्सर हो रहा है। अब आपने क्या किया, इस पेशेंट के इस वाले एरिया को ये हटा दिया, ये काट दिया, और काटने के बाद में रिमेनिंग पार्ट को, काटने के बाद में बच्चों रिमेनिंग जो पार्ट है, जो गैस्ट्रिक रीजन का रिमेनिंग पार्ट है, उसको आपने ड्यूडेनम से जोड़ दिया। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। इसे अपन क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। और इस प्रोसीजर का नाम है बिलरोथ फर्स्ट। बेटा क्या है, बिलरोथ फर्स्ट। समझ में आई बात। अगर अपन बात करने की कोशिश करें सेकंड नंबर पे, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी क्या होगा, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी क्या होगा। तो याद रखना, रिमेनिंग सेगमेंट को अगर आप लोग किससे जोड़ रहे हो, रिमेनिंग सेगमेंट को आप किससे जोड़ रहे हो, तो आप बोल दे, आप किससे जोड़ दोगे, जेजुनम से एनास्टोमोस कर दोगे, तो इसको बोल देंगे गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। समझ रहे हैं बात को। अगर आप लोग कंप्लीट गैस्ट्रिक को ही रिमूव कर दो, और आप लोग क्या करो कि ईसोफेगस को ड्यूडेनम से जोड़ोगे, तो इसे बोलेंगे ईसोफेगोड्यूडेनोस्टोमी। क्या बोलोगे, ईसोफेगोड्यूडेनोस्टोमी। और सेकंड नंबर पे अगर जेजुनम से जोड़ोगे तो इसे बोलोगे ईसोफेगोजेजुनोस्टोमी। एम्स के अंदर कई बार इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये आपके पास में इस प्रकार से मैं डायग्राम लेकर के नहीं आया हूं, आई विल ट्राई माई बेस्ट, अगर बन जाए तो। ये इस प्रकार से आपके पास में गैस्ट्रिक रीजन है, समझ रहे हैं। अब आपने यहां पर एनास्टोमोस्ट किया है इस रीजन को, और एनास्टोमोस्ट करने के बाद में आप लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से एनास्टोमोस्ट कर रहे हैं। अब आपसे पूछेगा कि साहब ये कौन सा प्रोसीजर है, तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर अगर जे लिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी हो जाएगा। अगर यहां पर डी लिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी हो जाएगा। मतलब आप किससे जोड़ रहे हो, आप रिमेनिंग पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक रीजन को किससे जोड़ रहे हो, ड्यूडेनम से जोड़ रहे हो, जेजुनम से जोड़ रहे हो, तो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी होगा, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी होगा। सिंपल सी बात करने की कोशिश करें तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन क्लासिकल बनता है डंपिंग सिंड्रोम का। किसका, डंपिंग सिंड्रोम। क्या होता है डंपिंग सिंड्रोम, सबको पता होना चाहिए। रैपिड शिफ्टिंग ऑफ फूड पार्टिकल फ्रॉम द इसोफेगस इनटू द ड्यूडेनम कंडीशन आर कॉल्ड डंपिंग सिंड्रोम। मतलब रैपिडली पासेज होगा फूड कंटेंट, कहां से कहां होगा, तो आपको पता होना चाहिए यह कहां से डायरेक्टली जाएगा, ये इसोफेगस से और ड्यूडेनम के अंदर रैपिड पैसेज होगा। और इसका क्लासिकल साइन पूछा जाता है, क्लासिकल साइन होता है इसका बॉरबोरिग्मी साउंड। क्या होता है, बॉरबोरिग्मी साउंड। अभी अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, एब्सेंस ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आर कॉल्ड पैरालाइटिक इलियस, और हाइपर एक्टिवेशन ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दैट मेक्स कॉल्ड बॉरबोरिग्मी साउंड। और ये आपको याद रखनी है, बॉरबोरिग्मी साउंड डंपिंग सिंड्रोम में गैस्ट्रेक्टोमी का कॉम्प्लिकेशन होता है। करेक्ट आंसर रहेगा यहां पर आपका बॉरबोरिग्मी, मतलब हाइपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, संग में पाल्पिटेशन की कंडीशन। और यहां पर पेशेंट को नर्सिंग इंटरवेंशन में डाइट के ऊपर कुछ ध्यान देना है। डिलेड एम्पटिंग डाइट प्रोवाइड करनी है, इजीली डाइजेस्टेबल डाइट नहीं देनी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट नहीं देना है, क्या देना है, लिपिड ज्यादा देना है तब, क्योंकि वो डिलेड एम्पटिंग डाइट होती है। सेकंड नंबर बात करें, अवॉइड मिल्क करना है, शुगर करना है, और पेशेंट को खाना खाने के बाद लेटने की सलाह देनी है, और पेशेंट को खाने के संग में पानी नहीं देना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, आपको अपडेटेड रहना है, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रखना है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर आर सी।
चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है? बेसिक क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक इंसिपिडस या मेलाइटस। बिल्कुल डायबिटिक मेलाइटस, डीएम बोल रहा है, डायबिटिक मेलाइटस बोल रहा है, और इसके अंदर पता होना चाहिए ग्लूकोज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्लूकोज बढ़ रहा है। तो यहां पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स मे बी इंडिकेट द हाइपरग्लाइसेमिया। अरे क्या बात करते हो, हम लोग जब भी डिग्री डिप्लोमा शुरू किया था, जब से ही अपन लोगों को पता है 3P साइन किसमें देखने को मिलेगा, 3P साइन किसमें देखने को मिलेगा? बोलेंगे पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया। समझ रहे हैं? मैं तो ये बात कहता हूं कि गुरुजी वो अपने महात्मा गांधी जी के 3 मंदिर थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। समझ रहे हैं बात को? इसी प्रकार से यहां पर भी आपको याद रखना है, इसी प्रकार के याद रहे हैं ये 3P साइन। तो पॉलीयूरिया मतलब यूरिनेशन ज्यादा आना, पॉलीफेजिया मतलब भूख ज्यादा लगना, पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास ज्यादा लगना। तो करेक्ट आंसर तो हो जाएगा आपका ये। संग में एक बात और याद रखना, जो आपको पता होना चाहिए कि हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में स्लो वुंड हीलिंग होती है। क्या होती है? स्लो वुंड हीलिंग होती है, स्लो वुंड हीलिंग होती है। इस कंसेप्ट को याद रखना। और बात करें अपकमिंग एग्जाम नॉरसेट की, तो याद रखना इस वाली बात को, फिर मत बोलना बताया नहीं। ये है डायबिटिक फूड, और डायबिटिक फूड का 2-3 साल से एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो एक बार के लिए डायबिटिक फूड के कंसेप्ट को, इंटरवेंशंस को देख करके जाना बहुत जरूरी है। मे भी पॉसिबल इस बार एग्जाम में अटक जाए। तो डायबिटिक फूड आपके पास में कई बार क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, कंटिन्यूसली आया 4-4, 5-5 साल, 2 से 3 साल से ये नहीं आ रहा है। तो मे भी पॉसिबल कि एग्जामिनर नजर डाल दे इस क्वेश्चन के ऊपर, तो आप तैयार होकर के जाए पूरी तरीके से। तो यहां पर करेक्ट आंसर तो बेसिकली आप लोग का पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया ही रहेगा। बिल्कुल। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट क्या धमाल करने वाला है क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, 19 ईयर्स ओल्ड अनमैरिड गर्ल है, अनमैरिड गर्ल है, केम टू गायनी डिपार्टमेंट ओपीडी फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट द सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन करवाने के लिए आई है। विच वैक्सीन विल बी एडमिनिस्टर्ड टू द क्लाइंट। फटाफट से करेक्ट आंसर को पुट करें, नहीं आता है तो स्किप करें। हर क्वेश्चन को अटेंड करना जरूरी नहीं है, लेकिन नेगेटिव को कंट्रोल करना जरूरी है और पॉजिटिव को आगे बढ़ाना जरूरी है। एक बात को याद रखिएगा, ऑल क्वेश्चन आर इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। तो ज्यादा आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है खतरनाक क्वेश्चनों के साथ में। बेसिक क्वेश्चन है वैसे ये, करेक्ट आंसर को पुट कर दीजिए सभी विद्यार्थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का जिन बच्चों ने दिया है, बहुत बहुत बढ़िया बात है इन कंसेप्टों के बारे में। अगर बात करें ग्रैडसिल्स, तो आपको पता होना चाहिए एचबीवी कैर्सिन सर्वाइकल कैंसर, इसके लिए प्रिवेंशन के लिए यूज में होती है। टीसीवी अगर बोले फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर के प्रिवेंशन के लिए अपन क्या करते हैं? टीसीवी को यूज करते हैं। ज्यादातर पेपर में आती है बैक्सेरो, बैक्सेरो आपको पता होना चाहिए निजेरिया मेनिंजाइटिस की कंडीशन में अंडर द एज ऑफ द 2 ईयर टू अबव। तो यहां पर आपको इसके प्रिवेंशन के लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर बैक्सेरो यूज करते हैं। एचबीवी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन रिकम्बाइवैक्स यूज की जाती है। क्या की जाती है? रिकम्बाइवैक्स यूज की जाती है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहां पर बन रहे हैं और हर चीज का आपका क्लैरिफिकेशन है। तो आपका अगर पूछा जाए ग्रेडसिल्स किसके लिए यूज में करेंगे, तो आपको उल्टा पूछा जाए तो सीधा पूछे, आपको हर चीज को याद रखना है। इट विल बी यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द सर्वाइकल कैंसर और द एचपीवी कंडीशन। हर एक के बारे में याद रखेंगे। ये आपके पास में टाइफाइड फीवर लिख देता हूं मैं, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड। और बैक्सेरो आपको याद रखनी निजेरिया मेनिंजाइटिस, निजेरिया मेनिंजाइटिस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। और बात करें एचबीवी रिकम्बाइवैक्स हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, क्या क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, पेशेंट विद इमरजेंसी डिपार्टमेंट डायग्नोस्ड टू हैव फ्लूइड एंड एयर प्रेजेंट इन द लंग्स, व्हाट इज द अबव मेंशन्ड कंडीशन। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट से करेक्ट आंसर आपको पुट करना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर पुट करें कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर किसी पेशेंट के यहाँ लंग्स के अंदर
फ्लूइड भी प्रेजेंट है। क्या? फ्लूइड भी प्रेजेंट है। फटाफट से आंसर को पुट करें बेटा। करेक्ट आंसर देना है आप लोगों को, कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। बिल्कुल जो दे रखा है उसी प्रकार से आंसर दे दें, जो दे रखा है उसी प्रकार से आंसर दे दें। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि फ्लूइड प्रेजेंट है तो भैया हाइड्रोथोरैक्स है, हमने तो इतना सा पढ़ा है। और अगर पूछा जाए कि साहब एयर प्रेजेंट है, एयर को बोलते हैं न्यूमो, तो हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स इज द करेक्ट आंसर। जो पूछा है वो ही आंसर देना है, इधर उधर नहीं जाना है। अगर आप लोगों से पूछ ले काइलोथोरैक्स, क्या पूछ ले? काइलोथोरैक्स, तो बेसिकली ये कई बार एग्जाम में आता है, याद रखना, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द लिम्फ। लिम्फ का अगर एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो रहा है तो इस कंडीशन को काइलोथोरैक्स बोलेंगे। हीमोन्यूमोथोरैक्स, ब्लड तथा एयर प्रेजेंट हो रही है, क्या हो रहा है? ब्लड तथा एयर प्रेजेंट हो रही है, तो इसे बोलेंगे आप हीमोन्यूमोथोरैक्स। हीमोथोरैक्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट हो रहा है। और अगर बात करें न्यूमोथोरैक्स के अंदर तो ये प्रेजेंट हो रही है एयर इन द प्लूरल कैविटी। कंसेप्ट को याद रखिएगा, प्लूरल कैविटी में एयर होगी ऊपर की तरफ, क्योंकि ये इसका घनत्व हल्का होता है तो ये ऊपर की तरफ चल जाती है। हाइड्रो हीमो जो भी कुछ कंडीशन है वो नीचे की तरफ इकट्ठे होंगे, क्योंकि हवा के घनत्व क्या होते हैं? भारी होते हैं। तो अगर आपको न्यूमोथोरैक्स को प्रिवेंट करना हो तो अपर सेगमेंट में सेकंड 3 इंटरकोस्टल स्पेस पे चेस्ट ट्यूब लगाएंगे, और अगर हाइड्रोहीमोथोरैक्स कर रहे हैं तो लोअर चेस्ट ट्यूब को परफॉर्म करेंगे। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? बेसिक क्वेश्चन था, यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बी, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रखा गया है। मैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम यहां पर आप लोगों को स्किप करके आगे बढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर दे करके। हाइट ऑफ न्यूनेट्स डबल वाई, अरे भाई डबल कब होगी, ट्रिपल कब होगी, 4 कब होगी, 5 कब होगी? ये आप वेट के अंदर याद रखना बच्चों। हाइट के अंदर तो सिंपल सी बात होनी चाहिए कि हाइट ऑफ द न्यूनेट्स डबल होगी 4 साल पे। कितने साल पे? 4 साल पे क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइपरलिपिडेमिया? हाइपरलिपिडेमिया, यह क्वेश्चन जरूर आपको मे बी पॉसिबल देखने को मिले। यहां पर बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट ड्रग दी जाती है। क्या बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट ड्रग दी जाती है? आंसर आपका क्या होगा वो तो मुझे पता है कि आंसर क्या होगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए कि बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट ड्रग जब किसी पेशेंट को दे रहे होते हैं तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, और ये किस टाइम पे दोगे? मॉर्निंग में दोगे, अर्ली मॉर्निंग दोगे, आफ्टरनून दोगे, कब दोगे? ये 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। यहां पर अगर अपन क्वेश्चन का आंसर लेने की कोशिश करें बेसिक टर्म में, आप लोगों को मैंने खुद ने कई बार बता रखी है कि कोई पेशेंट आया, उसके चेस्ट में पेन हो रहा है और फिजिशियन क्या कह रहा है कि भैया टॉर्च लेके उसकी आंख में देखने की कोशिश कर रहा है, तो आर्कस सेनिलिस देखने की कोशिश कर रहा है। आर्कस सेनिलिस मतलब कॉर्नियल आर्कस कंडीशन, समझ रहे हैं? इसी को आर्कस सेनिलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसे? आर्कस सेनिलिस। और ये होता है प्यूपिल के चारों तरफ ग्रेइश और येलोइश कलर की लिपिड का डिपोजिशन। ज़ैंथेलास्मा लिपिड कंटेनिंग जो कैविटीज होती हैं, फिल्ड वेसिकल्स होते हैं जो कि आपके आई ऑर्बिटल एरिया पे क्लियरली सीन होते हैं। ज़ैंथोमा कंडीशन ऑल ओवर बॉडी के अंदर लिपिड कंटेनिंग वेसिकल्स होते हैं, उसे ज़ैंथोमा बोलते हैं। एराथमा मार्जिनेटम इस कंडीशन इज क्लासिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द जोन्स क्राइटेरिया एंड इट इज प्रेजेंट इन द रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? नॉट पूछा गया था, तो नॉट के अंदर तो आंसर डी ही जाएगा बच्चों, नॉट के अंदर तो आंसर डी ही जाएगा। यहां पर मैंने जो क्वेश्चन बना करके दिया है आप लोगों के लिए और पूछा गया है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट ड्रग, तो अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट ड्रग के अंदर आता है कोलेस्टिपोल, याद रखेंगे नाम को, कोलेस्ट्रामाइन या कोलेस्टिपोल, ये बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट ड्रग होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाती है। बाइल एसिड का सिंथेसिस कब होता है? नाइट के टाइम पे, नाइट को ही देनी चाहिए, ना सुबह ना दोपहर। कब देंगे? नाइट को देंगे, क्योंकि नाइट के अंदर बाइल एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो नाइट के टाइम पे देनी। और संग में सबसे बड़ी बात ये स्वाद में कड़वी होती है। ये क्या होती है? स्वाद में कड़वी होती है, तो इनको ये पाउडर फॉर्म में होती है, तो इनको जूस के संग में मिक्स करके देने की सलाह होती है। यही इसका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन हो जाएगा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर डी,
आंसर डी। बोले तो इराथमा मार्जिनेटम इज नॉट ए साइन ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट का कमाल होने वाला है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। विक्राइल 30 क्या होता है? विक्राइल 30 को क्या बोलते हैं? फटाफट से आंसर को पुट कर देंगे। विक्राइल 30 क्या होता है? तो आप लोगों को मैंने ये बता दिया है। अगर आप लोग तैयार हो नॉर्थ साइड से दो हाथ करने के लिए बच्चों, तो तैयार आप ये भी रखना अपने पास में, एक प्रकार के अपने जो अस्त्र शस्त्रों के अंदर फ्यूचर के मटेरियल को जरूर बना करके रखना। और दूसरी बात करने की कोशिश करें, इन्फेक्शन कंट्रोल को अस्त्र शस्त्रों को भी बना करके रखना। ये तो जरूर मिलने की उम्मीद है मेरे को जहां तक लगता है, क्योंकि मैं अगर प्रीवियस बात करूं 2 से 3 सालों में तो ये क्वेश्चन बार बार घूम करके आ रहा है। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्बेबिलिटी 2 प्रकार के होते हैं, एब्जॉर्बेबल फ्यूचर, नॉन एब्जॉर्बेबल फ्यूचर। और एब्जॉर्बेबल फ्यूचर का सोर्स ऑफ के ऊपर अपन बात करें तो 2 प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आपके पास में सिंथेटिक। सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल फ्यूचर के अंदर आपके पास में काउंटेबल होते हैं विक्राइल, मोनोक्राइल, डेक्सॉन, मैक्सॉन और पीडीएस। और इसे ही बोलते हैं अपन विक्राइल को पॉलीग्लिक्टिन, समझ रहे हैं। और ये आपका मैक्सॉन पॉलीग्लिक एप्रॉन, डेक्सॉन पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, मैक्सॉन पॉलीग्लाइकोनेट और पीडीएस। तो यहां पर आप लोगों से बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि विक्राइल 30 क्या होता है? तो यह एक प्रकार का सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल है। क्या है ये? एक प्रकार का सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर आर सी। क्या करेक्ट आंसर आर सी? यहां पर बात करें नेचुरल एब्जॉर्बेबल तो तुरंत आंसर देना कैटगट। कैटगट के अंदर दोनों लगा देना, प्लेन और क्रोमिक, कोई दिक्कत नहीं है, कोलेजन भी लिख देना। सिंथेटिक नॉन ऑब्जर्वेबल पॉलीप्रोफाइलिन सिंथेटिक नॉन ऑब्जर्वेबल बोल रहा है तो पॉलीप्रोफाइलिन। अरे सर जितने ये याद नहीं हो, पॉलीप्रोफाइलिन याद नहीं हो तो नायलॉन याद कर लेना, कई बार घुमाता है स्टूडेंट समझते हैं। नायलॉन, नायलॉन क्या है? एक प्रकार का नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल है, लेकिन नेचुरल नहीं होता है ये नायलॉन, सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल होता है, समझ रहे हैं। नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल के अंदर आपका इसमें कॉटन याद कर लेना, समझ रहे हैं बात को, कॉटन याद कर लेना, ठीक है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है, क्या धमाल करने वाला है? यहां पर पूछा गया है विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द प्रोमोटिंग ब्लड ग्लूकोज अपटेक इनटू द सेल। अरे सिंपल सा कंसेप्ट पूछा गया है, ये आपका ब्लड वेसल्स है, ये क्या है आपका ब्लड वेसल्स है, ये आपके पास में क्या है? सेल है। और यहां पर ये पूछ रहा है ये ग्लूकोज, ये रहा भाई साहब, ये रहा ग्लूकोज, समझ रहे हैं बात को। और ये ग्लूकोज भी, ये जो सेल होती है ना बच्चों, इन सेलों पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए? ये इंसुलिन एडेप्टर प्रेजेंट होता है। और ये इंसुलिन ओरिजिनेट क्या करता है? ग्लूकोज का अपटेक करके कहां ले जाता है? अंदर की तरफ ले जाता है, जिसके कारण से ब्लड ग्लूकोज की क्या होती है? कमी होती है। तो बेसिक अगर बेसिक तरीके समझाने की कोशिश करूं तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में चेंज किसके द्वारा होता है? तो बोलेंगे इंसुलिन के द्वारा। और ग्लाइकोजन के रूप में यह स्टोर होता है, क्या होता है? यह स्टोर होता है। ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है बच्चों? ये स्टोर होता है लिवर में और फैट मसल्स के अंदर। और जरूरत पड़ने पे ग्लाइकोजन अब ब्रेक डाउन होकर के किस में जाता है? ग्लूकोज में। किसके द्वारा? ग्लाइकोजन के द्वारा। क्वेश्चन को अगर आप लोग समझ रहे हो, क्वेश्चन को आप लोग समझ रहे हो तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा करेक्ट आंसर? इंसुलिन। थ्योरी सबको क्लियर है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A nurse is preparing to give a bath to admitted patient with perineal problems। यहां पर बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, पेरिनियल प्रॉब्लम्स है, बात दे रहा है, पेरिनियल प्रॉब्लम से बात दे रहा है, पेरिनियल प्रॉब्लम से बात देनी है, कौन सी बात देंगे? तो यहां पर एक क्लासिकल क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं आपके पास में बाल नियो थेरेपी। ये करेक्ट है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। करंटली क्वेश्चन ट्रेंड में इस समय बाल नियो थेरेपी इज आल्सो कॉल्ड थेराप्यूटिक बाथ। और थेराप्यूटिक बाथ के अंदर आपको पानी के संग में एडिटिव्स मिलाने ताकि स्मूथ मसल्स रहे और डिस्कम्फर्ट कम हो और पेशेंट के अंदर मसल रिलैक्स रहे और पेशेंट को भी रिलैक्सेशन फील हो। और इस पैटर्न को कहते हैं बाल नियो थेरेपी या फिर थेराप्यूटिक बाथ। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बात याद रखना, नहीं आता है स्किप करो, आता है अटेंड करो।
और कुछ मत करो, बस कंसंट्रेशन पूरी तरीके से बनाए रखो। समझ रहे हैं बात को। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ द नर्स फ्रॉम द फ्लोर। अरे ये कह रहा है भैया इन द एब्सेंस ऑफ द नर्स, ये एब्सेंस हो गई नर्स, फ्रॉम द फ्लोर द पेशेंट फॉल फ्रॉम बैक, गिर पड़ा, पेशेंट क्या हुआ, गिर पड़ा, दिस टाइप ऑफ इंजरी। अरे भाई साहब बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी इसने क्या कर दिया, पेशेंट क्या वो लटक गया नीचे की तरफ। तो क्या हुआ, ये देखो आपको पहली बात करें, टॉर्ट का मतलब होता है अपकार या हानि। क्या होता है, अपकार या हानि। और ये होता है दो प्रकार का, एक होता है अनइंटेंशनल और एक होता है बच्चों इंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब जानबूझ करके अगर आप किसी की ऐसी की तैसी कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे इंटेंशनल। इसके अंदर आता है असॉल्ट, बैटरी, डिफामेशन, स्लैंडर डिफामेशन और लवाइल डिफामेशन, इन्वेसिव ऑफ प्राइवेसी। और अगर इंटेंशनल की बात की जाए, जाने अनजाने के अंदर बोले तो इसके अंदर आता है नेग्लिजेंसी एंड माल प्रैक्टिस। क्या आता है, नेग्लिजेंसी एंड माल प्रैक्टिस। तो यहां पर जो पूछा गया है वो गिर पड़ा है, तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, यहां पर होगा नेग्लिजेंसी। टॉर्ट के अंदर भी अगर पूछा जाए तो अनइंटेंशनल होगा, नॉट टॉर्ट होगा, अनइंटेंशनल होगा बच्चों, है ना, क्या होगा, अनइंटेंशनल होगा। समझ रहे हैं, नन कुछ भी नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं बच्चों। चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है, पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड विद ऑल एसेंशियल इंफॉर्मेशन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड पूरा तरीके से संभाल करके रखना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में काउंट आता है, अपना लेना देना नहीं है। ये यहाँ पर बड़ी तनख्वाह पाने वाले बड़े डॉक्टर साहब का काम है। और वो आंसर क्या रहेगा बच्चों, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट। क्या रहेगा, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट। अब बात करें आप लोगों से जरूरी सूचना की, तो याद रखना है आप लोग को उत्कर्ष परिवार रहता है हमेशा आप लोग के साथ, हर त्योहार, हर सुख, हर दुख में। तो यहां पर बच्चों के लिए उत्कर्ष परिवार लेकर के आ रहा है होली हंगामा। और होली हंगामा में 21 से 28 मार्च तक, आई अगेन रिपीट, 21 to 28 मार्च तक अप टू 90% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है आप लोग के लिए। प्लस संघ में सबसे बड़ी बात, 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी संघ में मिल रही है। मतलब सोने पे सुहागा ऑफर आप लोगों को मिल रहा है, वो भी नर्सिंग के सभी लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस के साथ में। आपके सभी फेवरेट टीचर्स की क्लासेस आपको लाइव हो चाहे तो रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर आप लोग को 90% तक का डिस्काउंट दे रहा है। जिन बच्चों को अपना कैरियर केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ बनना है नर्सिंग ऑफिसर, तो फटाफट से जो बच्चे अपना सपना देख रहे हैं केंद्रीय सरकार के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड करें और अपने परचेस को, अपने जो ऑफर है उनको बाय करें। और डोंट मिस द चांस को मिस नहीं करें। उत्कर्ष ऐप में बुकशाला से प्रिंटेड नोट्स या फिर बुक पर भी भारी डिस्काउंट अवेलेबल है, चेक कर लीजिएगा। आगे की तरफ अगर हो कि कौन कौन से कोर्सेज को आपको परचेज करना चाहिए, वैसे तो अपना हेल्पलाइन नंबर आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। बाकी बात करें ESIC नर्सिंग ऑफिसर बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो से अगर लेना है तो 2000 रुपीज के अंतर्गत अवेलेबल है। DSSB नर्सिंग ऑफिसर बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो अवेलेबल इन द 2500 रुपीज। अगर बात करें नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो आर अवेलेबल ओनली ऑन 3500 रुपीज। नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो जोधपुर क्लासेस अगर बात करें तो 5500 रुपीज के अंतर्गत अवेलेबल है। अब यहां पर अगर नेक्स्ट नंबर पे बात करें, सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग, तो यहां पर नॉर्सेट MCQ बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो आर अवेलेबल ओनली ऑन 1000 रुपीज के अंदर। नॉर्सेट महापैक अवेलेबल है 6000 रुपीज के अंतर्गत। नर्सिंग एंड राजस्थान CHO महापैक अवेलेबल है 4000 रुपीज के अंतर्गत। तो ये है आप लोग के लिए जरूरी सूचनाएं। ये जरूरी सूचना इसलिए होती है क्योंकि जिन बच्चों के पास में इतनी फीस नहीं होती कि वो बड़े बड़े अफोर्ड कोचिंग की फीसों को अवेलेबल कर पाए, तो उत्कर्ष परिवार उन बच्चों को भी ध्यान रखता हुआ एक बच्चों के अफोर्डेबल रेंज के अंदर कोर्सेज को लेकर के आता है। और वो कोर्सेज हाई क्वालिटी के होते हैं पर बच्चों के अफोर्डेबल रेंज के अंदर होते हैं। तो ये है आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए गिफ्ट। अब बात करते हैं आप लोग की होली की। तो होली का त्यौहार आप लोग को पता है अच्छी तरीके से कल है, और आप लोग अपने परिवार के संग में पहुंच भी गए होंगे और क्लासेस को देख भी रहे होंगे। और हो सकता है कई बच्चे क्या हो क्लासेस को स्किप भी कर रहे होंगे, डेफिनेटली कर रहे होंगे। मैं कहता हूं अगर आप लोग के सामने नॉर्सेट रखा हुआ है,
और आप लोगों को नॉर्थ सेट को फाइट करना है। और अगर आपने 1 या 2 या 3 दिन भी अगर क्लास को मिस कर दिया ना, तो याद रखिएगा, क्योंकि 1-2 दिन तो मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि एक दिन तो जाने का, एक दिन आने का, और 1-2 दिन आप परिवार के संग में रहेंगे, तो वहां पर आप परिवार के संग में रहे भले ही, पर 4 घंटे 5 घंटे तो स्टडी जरूर करना। अगर आपने पढ़ाई को छोड़ दिया तो जैसे ही आप लोग वापस से अपनी पढ़ाई पे बैठेंगे तो एक भयंकर प्रेशर आप लोगों के दिमाग में क्रिएट होगा, और उस प्रेशर को बोलते हैं ऑटोक्लेव प्रेशर, नहीं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। तो डिप्रेशन को अगर आप लोगों को हटाना है तो एक रेगुलर स्टडी पैटर्न में तैयारी जरूर करिएगा। कोई भी गलती नहीं करनी है, रेगुलर पढ़ाई करनी है। हम आपके संग में रेगुलर अवेलेबल रहेंगे, पूरे दिन आपके सामने क्लासेस रेगुलर रहेगी। क्योंकि उत्कर्ष परिवार देख रहा है अपने बच्चों के हित में कि उनको लाइव क्लास की जरूरत है, चाहे तो कोर्सेज की जरूरत है, हर चीज आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। तो अब आप लोगों से विदा का टाइम है। कल आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा सेम टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्कर्ष।